here what we see is our youth who wants to become a civil servant. Most of them wants to become a IAS officer, IPS officer, it could be forest officer, it could be foreign officer. तो ये सारे sectors हैं. Here what we are going to discuss that how to become a civil servant, what is the procedure of becoming a civil servant, what is the procedure of preparing for it, and how to prepare, where to prepare, who is your good teacher, who is your good guidance, how to get it, and what is the procedure to like Google it. आपको विकिपीडिया से कैसे पढ़ना चाहिए, यूट्यूब में क्या मिलता है, कौन सा एग्जाम कैसे देना होगा, तो ऑनलाइन क्लासेस हो या ऑफलाइन क्लासेस हैं, द स्टडी मटेरियल, what all you have to go through, what all you have to see in your syllabus, the entire portion of preparation we are going to discuss here. In that, the first of all what you need to understand is who will conduct your exam, what is the procedure of conducting it, and what is the procedure of entire examination itself, because the entire examination have its own journey of approximately a year, it could be a more than a year. अगर हम अच्छे से देखें ये पूरा 1-1.5-2 साल का प्रोसीजर है, जब तक आपका एग्जाम एटलीस्ट आपका 1 साल तो लगेगा इसमें एग्जाम लिखते थे. तो here we are going to discuss entire discussion in bilingual language so that we can reach as much as possible कि उन लोगों को भी समझ में आए जो कि पेरेंट्स हैं who wants their kids to be in service. तो we are going to discuss in bilingual. सबसे पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं मैम कि ये कौन सा एग्जाम है जो बच्चों को भरना होता है, फिल करना होता है और किसके थ्रू वो यहाँ तक पहुंचेंगे, जिसके थ्रू वो सिविल सर्वेंट बनेंगे. तो वो सिंपल सा एग्जाम है जिसे यूपीएससी लेती है. उस एग्जाम का नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. वो एग्जाम लेती है और एग्जाम का नाम है CSE, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. इसमें आपको वेरियस पोस्ट मिल जाएंगे. जैसे मैम कह रही थी सिविल सर्वेंट बनते हैं तो वो IAS ऑफिसर बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, फॉरेन सर्विस में जा सकते हैं, रेवेन्यू सर्विस में जा सकते हैं, फॉरेस्ट सर्विस में जा सकते हैं. तो ये एग्जाम का नाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. अब इसमें एग्जाम होगा तो कुछ इसका प्रोसेस होगा और प्रोसेस में क्या है, यहाँ पे 3 स्टेप प्रोसेस है. मतलब 3 आपको स्टेप में ये आपको एग्जाम होगा. आपका एग्जाम पहले में आपका होगा प्रीलिम्स, दूसरे में होगा मेंस और तीसरे में आपका होगा आपका पर्सनालिटी टेस्ट, आपका इंटरव्यू. तो अब हम देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में क्या सिलेबस है या कैसे क्या बच्चों को पढ़ना चाहिए और प्रीलिम का सिलेबस कैसे डिफाइन किया गया. यहाँ पे और कन्वीनियंस टू एक्सप्लेन यू आई हैव रिटन फ्यू थिंग्स इन अ पेपर जो कि जरूरत नहीं थी बट स्टिल आई डिड इट. हमें याद है बहुत सारी चीजें लेकिन कुछ चीज मिस ना हो जाए बच्चों के लिए, इसलिए अच्छा है कि एंड आल्सो पेरेंट्स पेरेंट्स के लिए could be UPSC prelims syllabus for any exam. I tell always to my students, aspirants, parents who comes to me and talk to me about civil service examination. I always say please concentrate on syllabus, stick to syllabus, don't roam here and there, don't drag yourself, don't exaggerate things. जितना आप exaggerate करोगे उतना आप भटकोगे, उतना आपको एग्जाम निकालना टफ हो जाएगा. हाँ, इसमें एक चीज अब मैं आपको ये भी कहूंगी कि एक वो घोड़े के आंखों में कुछ लगाते हैं, वो हम बहुत सारे में टाइप का के लगा देते हैं, वो कपड़ा ऐसा कुछ. हाँ, तो उसका फोकस बना रहे, कंसंट्रेशन रहे, इधर-उधर उसका माइंड ना डाइवर्ट ना हो. ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हर किसी को पता होती है. दैट मींस द नॉलेज यू गेन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन व्हिच इज यू नीड टू नो. और इसमें आपने जो एग्जांपल दिया ना, ये हॉर्स वाला, घोड़े वाला, उसमें एक लगा होता है आंखों में और वो अगल बगल नहीं देख पाता. तो बच्चों को यहाँ से ये भी लेना चाहिए एग्जाम्पल फोकस भी इसमें कितना ज्यादा नीडेड है. आपको अपना माइंड को कंसंट्रेशन होकर के एक ही सिंगल पॉइंट पे लगाना है जो कि सिलेबस दिया है उस पर. इधर-उधर आप बिल्कुल मत जाओ. तो मैम ने एक एग्जाम्पल से 2 चीजें आपको समझा दी. Here what I like to say is like what UPSC wants, what Union Public Service wants from you is be the jack of all trade. आपको मास्टर नहीं बनना है, मास्टर नहीं बनना, किसी ट्रेड में नहीं बनना है. तो मास्टर ऑफ नन ये कहा जाता है, ये कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन. ये यूपीएससी के लिए बिल्कुल फिट कहावत है. हाँ, तो यहाँ पे what UPSC says in preliminary examination, as sir says कि we have 3-tier system of examination, preliminary, mains and personality test. तो यहाँ पे preliminary examination will be conducted with 2 papers. जो पहला स्टेप है preliminary examination, जो पहला स्टेप है हमारे CSE का. जी, preliminary examination के 2 पेपर होते हैं. हाँ, तो 2 कंपलसरी पेपर हैं. and पेपर 1 GS और पेपर 2 CSAT. हाँ, GS पेपर 1 होता है और पेपर 2 आपका होता है CSAT. तो GS पेपर में what happens is general studies जिसको बोलते हैं, जिसका सिलेबस we are going to discuss here in later. जो पेपर 1 and 2 होता है वो तो एक तो कंपलसरी होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप होता है. हर पेपर के 200 मार्क्स, टोटल विल बी 400. एक और चीज होती है इसमें 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू रिमेंबर. हर क्वेश्चन पे आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग मिलेगा अगर आपने रॉन्ग आंसर किया तो. इसका मतलब ये है कि
बिफोर यू सिंपली वो एक कहते हैं कि तुक्का मारना, बिफोर यू डू दैट रिमेंबर दिस, देयर विल बी नेगेटिव। एक पॉइंट मैम यहाँ पे और बच्चे समझ लें कि जो जीएस पेपर 1 है उसमें आते हैं 100 क्वेश्चंस और जो सीसैट का पेपर है उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन दोनों ही पेपर में 200 मार्क्स का ही दिया गया है, 200 मार्क्स के ही होते हैं, मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 ही हैं और नेगेटिव मार्किंग भी सिमिलर है 1/3। बिल्कुल ये चीज है कि सेकंड पेपर में 80 होते हैं, फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं और दोनों पेपर का टाइम ड्यूरेशन सेम है, 2 आवर्स। यस 2 आवर्स दोनों में सेम ही है। यस दो इट इज 80 पेपर इज वेरी लेंथी, पेपर इज वेरी लेंथी। जो मोस्टली बच्चे सीसैट में ही फेल हो रहे हैं आज के टाइम में। 80 क्वेश्चंस होते हैं और 2 घंटे होते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार 20 क्वेश्चन तो नहीं है, वी कैन डू इट, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके 1 घंटे क्वेश्चन भी नहीं कर पाते 2 घंटे में, बिकॉज़ पेपर विल बी लेंथ। अब देखो ना, पिछले साल का जो भी 2023 का जो हुआ है सीएसई एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज का, उसका जो कट ऑफ गया है वो 74 मार्क्स गया है। कितने कम मार्क्स पे कट ऑफ गया है, वजह सीसैट में बच्चे फेल हो रहे हैं। और एक चीज मैम यहाँ पे और, सीसैट जो है ना वो क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। यहाँ बच्चे ये भी जान लें कि प्रीलिम्स में कंपलसरी पेपर तो है दोनों जीएफ और सीसैट, लेकिन सीसैट को क्वालिफाइंग ही रखा गया है। आपको 33 मार्क्स लेके आने हैं, पेपर कंपलसरी आपको जाके देना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं देंगे तो आप फेल हो जाएंगे, लेकिन उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। यू कैन से इट विल बी द फर्स्ट हर्डल और फर्स्ट एंट्रेंस और फर्स्ट डोर टू ओपन योर रोड, ओपन योर मैराथन टुवर्ड्स civil services. So here what we are going to discuss is the GS paper 1, जो जनरल स्टडीज का जो पेपर 1 है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, उसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। इन द फर्स्ट लाइन ऑफ सिलेबस इन GS पेपर 1 इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे गेट कंफ्यूज्ड इज इट कुड बी ओनली नेशनल मूवमेंट, दे सिंपली थिंक नेशनल मूवमेंट पूछा गया है हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। नो, यू आर रॉन्ग हियर। द फर्स्ट वर्ड इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। See, according to historians have divided history in ancient period, in medieval period, and in modern period. Few of them divided modern into national movement, and also because India got independence, India was colonized, we have independence national movement, and after India national since movement, independence, since independence, or that we call it post independence era, वो कहते हैं। तो ये historian ने divide किया है, but nothing to do with UPSC. UPSC कहीं divide नहीं करता। When UPSC talk about Indian history, he will talk about Indian history. UPSC is more concerned about national movement because national movement is that period of national movement वो जो 200 साल का period था, we had the freedom struggle, we were colonized, our entire economy has been drained, we got so many theories about it, we have national heroes and we got independence, our constitution has been drafted, our economic policies have been made, we got independence, we got democracy, we got named by ourselves, we have been divided, we have been partitioned, we have fought so many wars because of World War and Renaissance. Lot many things happened in particular those years. There were lot of like revolutions happened. हमारा बहुत सारी चीजें reforms हुए, revolution हो रहे थे, religious reforms जैसे अगर बच्चों को एग्जांपल दे दिया, पहले तो यहाँ पे बच्चे ये समझ लें कि जो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है वो जैसे मैम कह रही हैं, मैम का एकदम पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल आप समझ लो अच्छे से। दूसरी चीज, एंशियंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री आपको छोटी मोटी देखनी पड़ेगी। जैसे एंशियंट में अगर आप देखो तो एंशियंट में आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़नी ही पड़ेगी प्रीलिम्स के लिए, संगम वाला आपको पढ़ना ही पड़ेगा, संगम पीरियड जो आपका साउथ इंडिया में आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पार्ट है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसी तरह मिडिवल पीरियड में अगर आप आओगे तो आपको सल्तनत पीरियड पढ़ना ही पड़ेगा, मुगल पीरियड पढ़ना ही पड़ेगा। एंड सल्तनत पीरियड एंड आल्सो इन मिडिवल पीरियड यू विल हैव सो मेनी न्यू आर्किटेक्चर्स, तो सो मेनी लिटरेरी वर्क आल्सो, जो पर्शियन आपका वो था आर्किटेक्चर था वो पढ़ना पड़ेगा आपको। इसी तरह आपको वेरियस आर्ट फॉर्म पढ़नी पड़ेंगी। And there were so many invaders who brought so much of culture, the society changes हुए, बहुत सारी चीजें। Each and every period has its own impact, its own events, its own entire thing will be its own history itself. Each and every period, whether it is Gujarat, whether it will be Rajasthan, whether it will be like eastern part, whether it will be southern part, the Indian peninsula is naturally it is in that way कि आपको हर जगह से रास्ते हैं। अगर वो समंदर का रास्ता हो गया, अगर वो जमीन का रास्ता हो गया या पहाड़ी इलाकों से रास्ता हो गया, तो हर एक आपका जो एंटायर पेनिनसुलर इंडिया है इट स्पीक्स, रास्ते हैं और अलग क्लाइमेटिक फीचर्स हैं, अलग बिल्कुल आपके रिलीफ फीचर हैं, आपके जितने भी फिनोमेना है सारे अलग अलग हैं। हर एक आपके जो आपके जितने भी वेस्टर्न आपका रीजन है, हर एक नॉर्थ इंडियन आपका हो गया रीजन हो गया, वेस्टर्न रीजन हो गया, ईस्टर्न रीजन हो गया, सदर्न पार्ट हो गया,
सबके क्लाइमेटिक फीचर्स भी अलग हैं, और क्लाइमेटिक फीचर होने की वजह से वहाँ लोग कैसे रहते हैं, कैसा क्या उनके आर्ट फॉर्म हो सकते हैं। जैसे अगर आर्ट फॉर्म की बात करें, टेम्पल स्ट्रक्चर अब आपको पढ़ना है प्रीलिम्स में। टेम्पल स्ट्रक्चर आपके क्या क्या हो सकते हैं, आपके नॉर्थ इंडिया में कैसे टेम्पल बने, साउथ इंडिया में कैसे टेम्पल बने, ये भी आपको पढ़ना पड़ता है प्रीलिम्स में। When you read history, history is something which brings everything. History includes everything. everything. तो इसमें आपकी हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, योर इकोनॉमिक ड्रॉबैक्स, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जैसे आप बता रहे थे कि ड्रेन हुआ तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का आपको पढ़ना पड़ेगा। सी योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो मिस्टेक्स हुए हैं वो आपके आप समझ जाते हो। प्लानिंग कैसे शुरू हुई, हाउ योर पॉलिटिकल प्लानिंग, द पॉलिटिकल सिस्टम हैव बीन चेंज्ड, दैट आल्सो यू विल लर्न फ्रॉम आवर हिस्ट्री। वी लर्न एवरीथिंग। अब जैसे हिस्ट्री में आप मैम कह रही प्लानिंग, तो प्लानिंग आपने कहाँ से लिया? सोवियत यूनियन से लिया। स्टालिन जो था उन्होंने स्टार्ट करा था 1929 और 30 के पीरियड में। तो आपको जब प्लानिंग पढ़ना है तो प्लानिंग आपका पार्ट है प्रीलिम्स का, आपको पढ़ना पड़ेगा प्रीलिम्स में प्लानिंग को। लेकिन प्लानिंग आपने कहाँ लिया ये भी आपको एक फैक्ट समझना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स क्या है, ये मोर ओवर आपको फैक्ट वाला गेम है। आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको फैक्ट्स भी बराबर देखने पड़ेंगे। फैक्ट्स को आप जस्टिफाई तभी करोगे जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। आपको फैक्ट्स बेकार है, बिना यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। द यूपीएससी वर्सेस इंडियन हिस्ट्री, जब इंडियन हिस्ट्री आ जाती है तो यू शुड रीड एंड यू शुड अंडरस्टैंड एंटायर हिस्ट्री इन ऑल बैकग्राउंड्स। एज यू सेड इन प्रिलिमिनरी एग्जाम इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज until unless you don't understand the entire syllabus, entire subject itself, it will be difficult to choose an options, because what UPSC says is in your question paper पहले तो आपके कुछ sentences दिया जाता है, एक पैराग्राफ, 2-3 पैराग्राफ दिए जाते हैं, और उसके बाद में कुछ ऑप्शन दिए, उसके बाद में उन ऑप्शंस के भी ऑप्शंस होते हैं। बिल्कुल वो क्वेश्चन इटसेल्फ 3 प्रोसीजर होता है। हाँ, 3 प्रोसीजर का क्वेश्चन होता है, एंड चौथे में आप आंसर करोगे। आपको तो इफ इट इज दैट केस, तो यहाँ पे व्हाट यूपीएससी वांट्स इज भाई बच्चे आप पहले से ही अच्छे से प्रिपेयर कर लो, करके आओ। ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे बैठे नहीं होगा। जैसे मैं आपको बता टाइम पीरियड, तो आप हड़प्पन पढ़ो, फिर आप वैदिक जो आपका पीरियड है वो पढ़ो, उसके बाद आप आगे बढ़ते जाओ। तो आप सीरीज आप एक है, आप चैनलाइज एक व्यू है, आप उस चेन रिएक्शन में जाओ, आगे बढ़ते जाओ और वैसे पढ़ो आप। हाँ, तो most of the students what they commit the mistake is they simply Google, they simply go through YouTube videos। कुछ important videos आ जाते हैं, मानो एनवायरनमेंट हो गया, बायोडाइवर्सिटी होगा, हमने नेशनल पार्क पढ़ा, वो इम्पोर्टेंट देखते हैं, क्या चीज इम्पोर्टेंट देखते हैं। You are not here to decide what is important. UPSC has provided you something called syllabus। हाँ, और everything is important, ये आप समझ लो पहले। And whatever UPSC feels is important। बस आपको बहुत ही आपको वाइड नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन किसी भी फील्ड में आपको नहीं लेना है। सिंपल चीजें, सिंपल फैक्ट, सिंपल बातें आपको पढ़नी है, समझ लो, फैक्ट समझ लो, आपका पेपर वहाँ सॉल्व हो जाएगा। The history of India and Indian national movement. Just now we discussed what is history and what is national movement. Why national movement is important for UPSC and for you or for all of us. The national movement. And the next word, what UPSC says, India and world geography. अब तो सिंपल से बात है, India and world geography. See, when you're talking about world geography, from where India comes within world geography. Within world. So India has certain different phenomena and features. Like monsoon. India has a specialized monsoon. कहीं और नहीं आता। जैसे कि मैं बोल रहा था कि different climatic feature हैं हर एक एरिया में। आप वेस्टर्न पार्ट में जाओगे वहाँ अलग क्लाइमेटिक फीचर है, लेकिन मानसून जो फिनोमेना है वो पूरे इंडिया में कनेक्ट होता है। क्योंकि आप पहले देखो, मानसून पैदा होगा, आएगा इंडियन ओशियन से होते हुए, आपका अरेबियन सी से होते हुए, फिर वो वापस आपका रिवर्सल होगा मानसून का, वो फिर से नॉर्थ ईस्ट पे पहुंच करके बे ऑफ बंगाल होते हुए फिर से आपका रिवर्स होगा। तो मानसून पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक प्लेस पे आता ही आता है, पहुंचता है। बिल्कुल। तो ये एक स्पेशल फिनोमेना है, स्पेशल फिनोमेना पूरे वर्ल्ड में बहुत रेयर होता है। इन इंडियन ज्योग्राफी देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपेंस इन ज्योग्राफी। नंबर 1, इन वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडिया के कुछ स्पेशल फिनोमेना है वेयर वी आर गोइंग टू गिव इंपॉर्टेंस टू Indian geography. When UPSC says a world geography, UPSC never says physical geography. UPSC never says geology. UPSC never says climatology. No. UPSC never says it is oceanography. No. वो नहीं कह रहा है कि आप ऐसे पढ़ के आओ। World geography. World geography. तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जब आ जाती है, you have to read everything. अब आपको ब्रेक कैसे करना है ये पता होना चाहिए।
कि फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट क्या होता है, सोशल ज्योग्राफी का पार्ट क्या होता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट क्या होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट क्या होता है। अगर बच्चे को समझ में आ जाएगा कि हाँ ब्रेक कैसे करना है ज्योग्राफी को, तो वो अच्छे से पढ़ लेगा और लिंक कर लेगा। क्योंकि आप देखो अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हो तो फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक और ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सारा इंडिया में भी होने वाला है चीजें सिमिलर आपकी, बस थोड़ा थोड़ा चीजें बस आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़नी पड़ेंगी। तो आप बस ऐसे पढ़ो ब्रेक करके। When you are talking about high pressure, low pressure in California, the same thing we have to do it in India. बिल्कुल। और एक चीज और है, ज्योग्राफी पढ़ते समय आप एटलस का जरूर करो यूज। मैपिंग जितना अच्छा मैपिंग आप कर लोगे करंट इवेंट्स, it is very important to know, recognize, aware which and how in mapping कि आपको कहाँ पे लोकेशन मैपिंग इतनी important है in your examination, especially in mains. If you're while writing something in any subject, most of the teachers says कि नहीं ज्योग्राफी में मैपिंग इस्तेमाल होती है। No, in all subjects आप मैपिंग को इन्फ्यूज कर सकते हो। आप मैप को रोज ड्रॉ करो, वर्ल्ड मैप को रोज ड्रॉ करो, देखो और इंडिया के मैप को रोज ड्रॉ करो। कई लोग तो इवन अभी भी आफ्टर गेटिंग इनटू ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन नॉट इवन ड्रॉ इंडियन मैप। तो पहले तो एक 2 रुपए के सिक्के में आता था इंडियन मैप। हमारे स्कूल में जब हम एग्जामिनेशन में होता था ना, तो स्कूल में 2 रुपए का सिक्का लेके जाते थे और उस पर देख देख के हम ड्रॉ करते थे। तो प्रैक्टिस इज एवरीडे प्रैक्टिस, and if it is possible we will show you how to do it। और मैपिंग में बच्चों को क्या पढ़ना है एग्जैक्टली? सिंपल चीजें, रिवर्स कौन सी कहाँ से फ्लो हो रही है, क्या सोर्स है, क्या उसका ओरिजिन है। नहीं, मैपिंग को मैपिंग को पढ़ने का भी एक तरीका होता है। ड्रॉ मैप, और फॉर एग्जांपल आई कैन ड्रॉ वर्ल्ड मैप इन 30 seconds. I can draw India map in 10 seconds. लेकिन प्रीलिम्स में आपको मैपिंग का ड्रॉ नहीं करना है, वहाँ पे आपको फैक्ट्स निकाल के आंसर देना है कि आपके फीचर्स कौन कौन से कहाँ हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं एग्जांपल दूं, तो अगर आप इंडिया या वर्ल्ड, मैं आपको दोनों को एग्जांपल आपको समझाता हूं। अगर आप वर्ल्ड में अगर आप मैप उठाओगे, तो अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे, उसके फिजिकल मैप देखोगे, उसका पॉलिटिकल मैप देखोगे, तो फिजिकल मैप में आप सबसे पहले क्या देखोगे कि ओशियन कितने, 5 ओशियन है, कॉन्टिनेंट कितने हैं, ये सब देखोगे, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैपिंग में कंट्रीज एंड बाउंड्रीज, वही मैं बता रहा था। आप फिजिकल अगर आप देखोगे मैपिंग में, तो आपको ये सब देखना पड़ेगा कि कितने, आपको सबसे पहले क्या दिखेगा कि कितने ओशियंस हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। अगर आप पॉलिटिकल उसमें जाओगे, आप मैपिंग में पॉलिटिकल जो मैप होता है आपका, उसमें देखो तो आपको जो मैम कह रही थी बाउंड्रीज देखने को मिलेंगी कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन सी कंट्री का लोकेशन क्या है, कहाँ पर है, अफ्रीका में कितने देश हैं, उनकी लोकेशन क्या है, बाउंड्रीज क्या है, इंडिया में आपका कैसा क्या है, आपका जो एशिया है वो कैसा है ना। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा कि कंट्रीज कहाँ से जा रही हैं, एशिया में क्या कंट्रीज आती हैं। तो इसमें आपको पहले तो एक चूज करना पड़ेगा, फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप। 2 अलग मैप होते हैं, और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिकल एंड, यहाँ पे इन यूपीएससी what you need to understand is most of the time physical map is very much needed। दोनों ही चाहिए, क्योंकि अगर आप फिजिकल मैप ही पढ़ते हो, और अगर आप फिजिकल मैप में वैसे मैम कह रही हैं वो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पॉलिटिकल मैप से भी क्वेश्चन पूछता है, बाउंड्री से क्वेश्चन पूछ रहा है।